नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नूपुर शर्मा को नहीं किया जा सकता 10 अगस्त तक गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा उनकी जान पर है खतरा, सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य। भयंकर गर्मी की चपेट में पूरा यूरोप, लंदन से लेकर पेरिस तक 40 डिग्री तापमान ने मचाया हाहाकार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महंगाई पर महासंग्राम, विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, पहली बार $1 का भाव 80 रुपए के पार, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी, सुधार के बाद 79-84 पर बंद। बाजार ने लगाया तेजी का हैट्रिक, फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी, रियल्टी बैंकिंग ऑटो शेयरों में भी तेजी, सेंसेक्स 246 और निफ्टी 62 पॉइंट चढ़े। सर्विस चार्ज में मनमानी पर अड़े रेस्टोरेंट वाले, सरकारी गाइडलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में खाने पीने के आइटम से हटाया 50 रुपए का सर्विस चार्ज, चाय हुई सस्ती, लेकिन लंच डिनर जैसे मील के बढ़ाए दाम। नई कंपनियों के विनिवेश की रफ्तार पड़ सकती है धीमी, सरकार का जोर, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल जैसे पहले से तय कंपनियों के डाइवेस्टमेंट को निपटाने पर। आवाज एक्सक्लूसिव। पैगंबर पर टिप्पणी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को अंतरिम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई कोर्ट 10 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है और उनको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। और क्या कुछ कहा, कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, डिटेल समझते हैं। असीम मनचंदा हमसे जुड़ चुके हैं। बताइए असीम, आज क्या क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, जो नूपुर शर्मा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि जितने भी राज्यों में उनके खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं उनको एक साथ इकट्ठा जो है कर दिया जाए। खासतौर पर उनकी जान को खतरा है, वो अलग अलग राज्यों में एफआईआर के मामले में जांच के लिए जो है जज वो जो वहाँ जा नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, उनकी जान को खतरा है, उनको राजस्थान से भी उनको धमकी मिली है, उनको उत्तर प्रदेश से भी धमकी जो है मिली है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने और नूपुर शर्मा को इस केस के अंदर राहत जो है वो दे दी है। खासतौर पर सभी राज्यों को नोटिस जो है जारी किया गया है, उनसे जवाब जो है मांगा गया है। 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। इस बीच उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी, उनको गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। तो एक कतार से हम ये कह सकते हैं कि नूपुर शर्मा को इस पूरे केस में राहत जो है मिली है और सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई जो है दोबारा से करेगा। तब देखना होगा कि राज्य अपना क्या स्टैंड लेते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के सामने और आगे उनको पूरे केस में राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और इधर संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए क्या क्या हुआ संसद के अंदर और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी आज? बिल्कुल, ये स्थगित इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष पहले ही से मन बनाए हुए था कि सरकार को 3-4 मुद्दों पर पूरी तरह से घेरना है और उस घेरने की रणनीति के तहत आज शुरू से ही जैसे संसद में लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, उसके साथ ही अमूमन होता है कि क्वेश्चन आवर के बाद हंगामा शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन आवर में हंगामा होना शुरू हो गया। राज्यसभा में यही हाल हुआ कि जैसे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ और किसान से जुड़े एक सवाल के जवाब दिए जा रहे थे, उसी वक्त हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना जोरदार रहा कि 10 मिनट से ज़्यादा कार्रवाई चल नहीं पाई। पहले तो कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा करता रहा, संसद के बाहर भी। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है महंगाई, दूसरा जीएसटी से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिसमें कई सारे नॉन ब्रांडेड सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है, उससे इसकी कीमतें बढ़ रही है, वो एक मुद्दा था। और इन दोनों मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने नोटिस दिया था बहस कराने के लिए, लेकिन उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इसी तरीके से यहाँ
यहाँ पे जो सेना में भर्ती की नई योजना जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है उसका भी विरोध किया जा रहा है। उसके पर भी बहस कराने के लिए नोटिस दिया गया आज, लेकिन आज उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों तक हंगामा चलेगा, फिर इन सारे मुद्दों पर एक तय नियम के हिसाब से बहस शुरू की जाएगी और ताकि सदन की कार्रवाई जो है कुछ सुचारू तरीके से चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन तक हंगामे का ये दौर चलता रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सेना की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? हालांकि सेना ने इस पर सफाई दी है। सेना ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है। प्रशिक्षण और तैनाती के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों का अंतिम संस्कार करने के लिए धर्म का पता होना जरूरी है। इसके अलावा इससे उनका अंतिम संस्कार उसी धर्म के मुताबिक किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों को महज अफवाह बताया है। हमारे आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ कि पुरानी व्यवस्था रही है, वही व्यवस्था चली आ रही है। संसद में चर्चा की बजाय क्यों हो रहा है विपक्ष का हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और पिछले कई दिनों से जो कयास चल रहे थे, रुपए ने आज वो कर दिखाया। 80 का लेवल तोड़ दिया। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से रुपए में लगातार रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। आज खुलने के साथ $1 का भाव 80 रुपया 5 पैसे के पार निकल गया और इंट्राडे में 80 रुपये 7 पैसे का नया रिकॉर्ड लो भी बन गया। हालांकि बाद में आरबीआई के कदम के बाद रुपए ने हल्की रिकवरी दिखाई और मामूली सुधार के साथ 79 रुपये 84 पैसा प्रति डॉलर इस भाव पर रुपया बंद हुआ। बाजार में आज मुनाफे का मंगलवार रहा। बाजार ने लगातार तेजी का हैट्रिक लगा दिया। सेंसेक्स 246 पॉइंट और 54,768 पर, निफ्टी 62 पॉइंट 16,341 पर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। सबसे ज्यादा तेजी रही रियल्टी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में और मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली है। ज़ेरोधा और ट्रू बेकन के को फाउंडर निखिल कामत का मानना है कि बेहतर निवेश के लिए शेयर बाजार बैंकों से अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बाजार 11 से 12% रिटर्न दे रहा है। अगर आप इंडिया में बैंक एफडी में पैसे लगाएं तो आपको मिल रहे हैं 6, 6.5, 7% डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू फॉल इन, एंड यू पे अ मच हायर लेवल ऑफ टैक्स देन यू डू इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में आके 11-12%, like the Nifty has returned on average about 11% a year in the last 10-20 years. अगर आप 11-12% कमा सकें, you pay only 10% long-term capital gain tax, you are beating inflation even today. So it's a incredible opportunity that people should take advantage of. But अगर आप इस इंटेंशन से मार्केट में आए कि मैं 6 महीने में अपना कैपिटल डबल करूंगा या आई विल मेक 50% एवरी ईयर, आई थिंक देन द प्रॉब्लम बिगिंस, बिकॉज mathematically, logically, for anyone to do that consistently is next to impossible. So जब लोगों के expectations become more reasonable, I think they will invest in a wiser manner. और goindianstocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि इस साल बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर में पैसा बना सकता है। उन्होंने बैंक, ऑटो, एफएमसीजी में निवेश की सलाह दी है। डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं वहीं पे ही हमें फोकस करना है। तो इसमें बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, यूटिलिटीज हो गए, तो यही सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी हो गया या मेटल हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है।
हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स में एफएमसीजी में कहना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है कमोडिटीज का, एफएमसीजी कंपनीज के पास एक लेवर मिल जाता है अपनी वॉल्यूम को पुश करने का, या मार्जिन एक्सपांशन तो उनको हो ही जाता है। तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, वहीं पे हमें बने रहना है। और अब सर्विस चार्ज का खेल। आए दिन जिसे सर्विस चार्ज पर रोज हल्ला हंगामा देखने को मिलता है, उससे जुड़ी दो बड़ी खबरें आज आपके लिए। पहली रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई, जहां सर्विस चार्ज को लेकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन कोर्ट पहुंच गया है। दूसरी तरफ प्रीमियम ट्रेनों में सर्विस चार्ज से जुड़ी एक खबर, जहां रेलवे ने सर्विस चार्ज तो हटा लिया लेकिन उसके खाने की कीमत में जोड़ दिया। इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ है असीम मनचंदा और रोहन सिंह। पहले बात रेस्टोरेंट की, जहां देश भर के रेस्टोरेंट्स की संस्था NRAI ने सर्विस चार्ज पर नई गाइडलाइंस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसी महीने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा था कि सर्विस चार्ज की वसूली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। असीम, क्या अपडेट है कोर्ट से? देखिए, हाल में ही सीसीपीआई ने गाइडलाइन जारी करके सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है। सीसीपीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि जो सर्विस चार्ज है उसको ऑटोमेटिकली बिल में नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही डिफॉल्ट के तौर पर ये ग्राहक से वसूला जा सकता है। लेकिन इस गाइडलाइंस को जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी है। जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसकी दलील है कि ये गाइडलाइंस जो है कानूनी तौर पर सही नहीं है। खासतौर पर की जो सर्विस चार्ज है वो ग्राहक और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है। ग्राहक को इसकी जानकारी जो पहले से दी जाती है, मेन्यू में इसके बारे में जो है बताया जाता है और उसके बाद ग्राहक से सर्विस चार्ज जो है वसूला जाता है। और दूसरे देशों में भी सर्विस चार्ज वसूलने की बता जो है वो चल रही है। 8% से लेकर के 12.5% तक दूसरे देशों में सर्विस चार्ज जो है वसूला जाता है। इसमें जो है गाइडलाइंस जो है कानून के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और दिल्ली हाईकोर्ट को इसको विचार जो करना चाहिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट जो पूरे मामले की सुनवाई जो है 21 जुलाई को करेगा। उसके बाद तय होगा कि जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं या नहीं वसूल सकते हैं। इधर रेलवे ने राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सर्विस चार्ज तो खत्म कर दिया, लेकिन सर्विस चार्ज की रकम को खाने में जोड़ दिया। रोहन, ये बताइए नया गणित क्या लगाया है रेलवे ने? जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। भोपाल शताब्दी के एक यात्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने 20 रुपए की चाय ऑर्डर की थी, उस पर उससे 50 रुपए का सर्विस चार्ज लिया गया था। यानी उसे वो चाय 20 के बजाय 70 रुपए की पड़ी थी। इसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए थे। दरअसल अगर आप राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं और टिकट बुकिंग के वक्त अगर आप खाना ऑप्ट नहीं करते हैं, बाद में सफ़र के दौरान खाना ऑर्डर करते हैं, तो रेलवे आपसे 50 रुपए का सर्विस चार्ज वसूलती आई है खाने के ऊपर। अब रेलवे ने एक नया क्लैरिफिकेशन दिया है। इस बीच चूंकि जो सीसीपीए था उसने भी तमाम अलग अलग रेस्टोरेंट को कहा था कि वो किसी तरह का सर्विस चार्ज ना लें फूड सर्विसेज को लेकर। अब रेलवे ने अपनी एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने सर्विस चार्ज को हटा दिया है, लेकिन जो मील है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर है, उसकी कीमत बढ़ा दी है। यानी कि जब अगर आप सिर्फ चाय ऑर्डर करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चाय की कीमत उतनी ही रखी गई है, 20 रुपए ही रखी गई है, लेकिन जो बाकी का मील है वो 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपसे अगर 190 रुपए का एक मील है और उसमें पहले आपको 50 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ता था, यानी कुल मिला के आपको 240 रुपए देने पड़ते थे, अभी भी आपको 240 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन सर्विस चार्ज के रूप में नहीं, बल्कि जो मील की कीमत है उसे ही बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से जो तमाम अलग अलग कैटेगरीज के खाने हैं सब में 50 रुपए आपको जोड़ के देने पड़ेंगे। यानी कि सर्विस चार्ज भले ही ना देना पड़े, लेकिन आपको खाना पीना आपको पहले के मुकाबले सस्ता या महंगा नहीं पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा। सिर्फ चाय आपको पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती पड़ने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, और असीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते खबरों में आगे, विनिवेश को लेकर सरकार अपनी रणनीति बदलने जा रही है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उसका फोकस अब पहले से तय कंपनियों के काम को निपटाने पर है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट को निपटाने पर। नई कंपनियों की लिस्ट में जोड़ने से पहले सरकार का फोकस पुराने को निपटाने पर। पूरी जानकारी लेते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या कह रहे हैं आपके सूत्र?
मुझे लगता है कि नई रणनीति के तहत सरकार ने पिछली रणनीति को, पुरानी रणनीति को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल सरकार ने ये कहा था कि हम विनिवेश के लिए नई नीति ला रहे हैं, और जिसका ऐलान भी किया गया था, जिसके तहत नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाना था। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अधिकतम 4 कंपनियां रखा जाना था, लेकिन उस विनिवेश नीति के तहत प्रक्रिया काफ़ी धीमी चल रही है। स्थिति यह है कि 3 से 4 विभागों के सरकारी कंपनियों पर चर्चा ही हुई, लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार नई पाइपलाइन या फिर नई सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर शायद विचार फिलहाल ना करे, या फिर उस पर उतना आक्रामक ना रहे जितना कि आक्रामक रहती थी। इसके पीछे 2-3 वजह है। पहला तो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अब थोड़ा सा सुस्तीपन दिख रहा है, वो जो सक्रियता दिखती थी वो नहीं दिख रही है। दूसरा, बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं है कि सरकार आगे बढ़ चढ़ के विनिवेश करे, चूँकि LIC में सरकार पहले ही निराश हो चुकी है, तो और अलग अलग विभागों की तरफ से कई सारी अड़चनें आ रही हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि नई लिस्ट विनिवेश की शायद उस पर सरकार तेजी से आगे ना बढ़े। हाँ, BML, IDBI बैंक जैसी जो कंपनियां हैं जिसकी विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है, उसको सरकार वाकई फास्ट ट्रैक करके पूरा करना चाहेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और प्रीमियम इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी बोनीटो डिजाइन्स ने गौरी खान और मनीष मल्होत्रा को साइन किया है। बोनीटो को उम्मीद है कि दोनों सेलिब्रिटी डिजाइनर्स के साथ मिलकर वो ग्राहक को शानदार इंटीरियर्स का अनुभव दे पाएगी। कंपनी ने हाल ही में मुंबई मार्केट में एंटर किया है। प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन करने वाली कंपनी बोनीटो डिजाइन्स ने बहुत कम वक्त में भारत में अपनी जगह बना ली है। अब इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान और फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया है। गौरी खान और मनीष मल्होत्रा मिलकर पहले 199 बोनीटो ग्राहकों के लिए घर डिजाइन करेंगे। गौरी खान बोनीटो डिजाइन्स के साथ जुड़ने पर काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि बोनीटो और वो मिलकर ग्राहकों को शानदार लिविंग का अनुभव दे पाएंगे। Bonito Designs focuses on customizing each home and understands every customer's thoughts before starting the design process, which is absolutely necessary. I'm glad to collaborate with Bonito Designs to bring my creativity and Bonito Designs' strength to create dream homes. This will be the first of its kind collaboration where diverse customers will experience real interior design by me. बोनीटो डिजाइन्स ने हाल ही में मुंबई में अपनी सर्विस लॉन्च की है और 1 महीने में ही कंपनी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। कंपनी के CEO अमित परशुरामका का कहना है कि बोनीटो 2025 तक भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित होम इंटीरियर डिजाइन ब्रांड बनने के मिशन पर है। इस कोलैबोरेशन के दौरान कोई भी इंडियन कंज्यूमर को इस तरीके की डिजाइन न पहले कभी मिली थी और न आगे कभी मिलेगी। सो ये चीज़ हम अपने कंज्यूमर्स को इस जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में देना चाहते हैं, और ये पहली बार है इंडस्ट्री में जो किसी ने इस तरीके का कोलैबोरेशन अपने कंज्यूमर्स के लिए ऑफर में लाया है। बोनीटो डिजाइन्स के मुताबिक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। कंपनी महीने दर महीने 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि पिछले 1 साल में कंपनी ने 3 गुना ग्रोथ दर्ज किया है। अब बोनीटो का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023 के लिए $10 करोड़ का कारोबार करना है। इसी के चलते जल्द ही कंपनी पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और NCR में भी अपनी सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप यूरोप घूमने जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। पूरा यूरोप इस वक्त भारी गर्मी से जूझ रहा है। ब्रिटेन में इस वक्त 25 डिग्री तापमान रहता था और अभी 40 डिग्री तक पहुंच गया है। सीधे लंदन से संजय सूरी हमसे जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बताइए कि गर्मी की मार तो बहुत उधर पहले भी ऐसा लगा था, क्यों ऐसी प्रचंड गर्मी आ रही है? देखिए, भारत की सोच, गर्मी की सोच के पसीने आते हैं। अब तो यहाँ पे वास्तव में पसीने आ रहे हैं, क्योंकि एक मजाक चलता है सालाना कि जरा सी गर्मी हो तो लगता है कि ये भारत की गर्मी यहाँ इंग्लैंड आ गई है, और लोग ये बात तब करते हैं जब यहाँ पे तापमान 25-26 हो जाए। अब जो है 38 हो गया है, और उससे बढ़ के आज अनुमान है कि 40 और कुछ इलाकों में 42 तक हो जाएगा। यूरोप में, स्पेन में 43 डिग्री पहुंचा हुआ है। बहुत बेहद गर्मी बढ़ रही है। हजारों की मौतें हो चुकी हैं। यूरोप के कई भागों में आगे लगी हुई हैं गर्मी के कारण, जो कि काबू नहीं आ रही, और ये बहुत भारी चिंता है कि ये 1-2 दिन के मौसम की बात नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है,
और बहुत गंभीर भय है कि अगर इस तरह चलता रहा तो आगे बहुत ये हालत चिंताजनक बन सकती है। तो संजय जी, ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री की रेस भी गर्मा चुकी है, तो ऋषि सुनक के क्या चांसेस है और आज क्या खास है, इस पर अपडेट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में पहले दौर के चौथे राउंड में वोटिंग अब चालू है। इस दौर में 4 कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। अब की वोटिंग के बाद 4 की जगह 3 हो जाएंगे और नतीजा 7:30 बजे आज शाम को भारतीय समय अनुसार हमारे सामने आ जाएगा। जो मैदान में रह गया निश्चित तौर से ऋषि सुनक उनमें है, ना कि सिर्फ है वो सबसे आगे है। पहले तीनों राउंडों में वो सबसे आगे रहे हैं और तीसरे राउंड में उनकी लीड और भी बढ़ गई, तो वो तो पक्का है ही। फाइनल कॉन्टेस्ट में देखना है कि उनके विरुद्ध कौन खड़ा होता है। इसके बाद कल जो है पता चल जाएगा कि आखिरी 2 कौन कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। उसके बाद करीब 1.5 लाख कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर वोट डालेंगे और वो तय करेंगे कि उन दोनों के बीच में किसको प्रधानमंत्री की पोजीशन दी जाए। वो जो घोषणा है 5 सितंबर को होगी। संभव है कि उससे पहले कोई हार मान जाए तो ये घोषणा पहले भी हो सकती है, लेकिन अब जो है ये फैसला करीब आते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। पढ़ते आगे, श्रीलंका संकट पर सरकार की सर्वदलीय बैठक होने वाली। इस बैठक में कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम, YSRCP के विजय साई रेड्डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, द्रमुक के TR बालू, AIDMK के वाइको समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में श्रीलंका के हमलों पर चर्चा हुई, के हालातों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक का नेतृत्व कर रहे विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत की नज़र श्रीलंका के हालात पर बनी हुई है। श्रीलंका की स्थिति काफ़ी गंभीर है और कई मायनों में अभूतपूर्व भी है। श्रीलंका पर आए आर्थिक संकट के बाद जो स्थिति वहां उत्पन्न हुई है, उस पर AIDMK के जैसे दलों ने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा था और इसी के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें लगभग सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता पहुंचे थे। इधर शिवसेना पर कब्जे के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जंग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। खबरों के मुताबिक शिवसेना के 18 में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल होने वाले हैं। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 के मुताबिक लोकसभा सेक्रेटेरिएट बागी सांसद राहुल शेवले को शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता बताते हुए एक पत्र जारी कर सकता है। इस बीच एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में है। वो सांसदों के साथ बैठक करेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। शिवसेना के 12 बागी विधायकों को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वाई लेवल सिक्योरिटी दी जा चुकी है। इधर उधर ठाकरे के विश्वस्त संजय राउत ने एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वो शिवसेना के नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। दो दीवाने शहर में, मेरी आवाज ही पहचान है, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। ऐसे सैकड़ों गीतों को मखमली आवाज देने वाले मशहूर गायक भूपिंदर सिंह का कल रात निधन हो गया। भूपिंदर सिंह ने 82 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ गजल गायक भी थे। अपने गानों के जरिए वो हमेशा अपने चाहने वालों के बीच जिंदा रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।